नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसकी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अंदाज़ा हम लगा चुके हैं। तो उसी से संबंधित ये क्लास रहेगी। और ये क्लास HSSC हमारा जो HSSC पेपर ले रहा है टीजीटी हिंदी का, उसके लिए, और HPSC पीजीटी हिंदी का पेपर ले रहा है उसके लिए, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। जबकि टीजीटी का अभी तक कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है ऑफिशियल, लेकिन पीजीटी का सिलेबस जारी हो चुका है और उसमें आपको हिंदी साहित्य दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि एक बुक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसमें शॉर्ट नोट्स ही दिए हुए हैं, क्योंकि पेपर का कोई पता नहीं कब हो जाए। तो उसी बुक से हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। इससे जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उसकी भी अच्छी वाली रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास हिंदी साहित्य की, जहाँ से लेखन परंपरा शुरू हुई थी। तो वहाँ के जो मेन पॉइंट है हम कवर करते चलेंगे। तो जो बच्चा हरियाणा में टीचर वैकेंसी के लिए पढ़ रहा है टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए, तो वो चैनल के साथ जुड़ सकता है। अब रेगुलर हम पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला इसमें जो लाइन दी हुई है, आप इसको क्वेश्चन मान सकते हैं, वन लाइन क्वेश्चन मान सकते हैं, या आप मतलब कि इसको नोट्स ही मान सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो फ्रेंच विद्वान थे गारसा दा तासी। सभी को पता है ये चीज़ कि गारसा दा तासी ने पहला प्रयास किया था हिंदी इतिहास लेखन का। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन आपने दोबारा से अपनी रिवीजन भी तो करनी है। ठीक है, फिर गारसा दा तासी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी? फ्रेंच भाषा में लिखी, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तासी ने अपनी पुस्तक का नाम रखा इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। तो इनकी पुस्तक याद रखनी है कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी किसकी बुक है? तो ये है गारसा दा तासी की बुक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी, यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः कब कब हुआ? 1839 और 1847 में हुआ। ये पॉइंट आपने याद रखना है। 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। तो ये जो ग्रंथ था कहाँ मुद्रित हुआ? प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है। तो ये पेरिस में मुद्रित हुआ था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। सीधा सीधा प्रश्न बन गया कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी का जो विभाजन है 3 भागों में कब हुआ? तो द्वितीय संस्करण में हुआ। ये वर्ष कौन सा था? 1871। ठीक है, तो प्रकाशन कब हुआ? 1871 में। याद रखना है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया। ये प्रश्न सीधा सीधा एचटेट में पूछा जा चुका है। जिस बच्चे ने उस साल एचटेट पास किया है तो उसको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा विद्वान है, निम्न में से ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है? तो आंसर था गारसा दा तासी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। नेक्स्ट है जी, गारसा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिनमें से हिंदी के केवल 72 हैं और शेष उर्दू के कवि थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि हिंदी के कितने कवि शामिल किए थे उन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है 72 थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1952 में हुआ। ध्यान रखना किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी में एंदुए के लिए हिंदवी, तो ये अर्थ पूछा जा सकता है। हिंदवी मतलब हिंदी, और एंदुई हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी मतलब उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तासी की पुस्तक है जो इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी में जो एंदुए शब्द है उसका मतलब हिंदवी से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी से लिया गया है, जिसका अर्थ है उर्दू। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की
परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य ग्रंथ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तो आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल जी का है, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? भाषा काव्य संग्रह। ये जो पुस्तक है ना, इसमें गलतियाँ नामात्र की हो सकती है, मुझे तो कोई गलती नज़र नहीं आती इतनी, और किसी बुक पर हम जल्दी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पे आप विश्वास कर सकते हैं कि इसमें गलतियाँ आपको कम मिलेंगी। उसके बाद है जी, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। तो कहाँ से हुआ? नवल किशोर प्रेस के द्वारा लखनऊ से इसका जो प्रकाशन हुआ था 1873 में। नेक्स्ट है जी, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। सीधा सीधा पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो शिव सिंह सेंगर की रचना है। आसान सा प्रश्न है, और ये हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है कि शिव सिंह सरोज की रचना की शिव सिंह सेंगर ने की है, और इसका प्रकाशन कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो ध्यान रखना 1883 में, ठीक है। उसके बाद है शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि थे, मतलब भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। कितने कवियों को शामिल किया? 838 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। किसमें? शिव सिंह सरोज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा जो रचित पुस्तक थी, ग्रंथ था आप कह सकते हैं, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ? 1888 में। किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आपको पता ही है कि ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जी की बुक है, हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसकी मैंने हेल्प ली है, क्योंकि मुझे टाइप वगैरह करने में समय नहीं मिल रहा फ़िलहाल। बाकी एक बुक से नहीं, मैंने बहुत सारी बुक्स अपने पास रखी हुई है, क्योंकि बुक्स का हमेशा से मुझे लगाव रहा है बुक्स से। और किसी दिन मैं आपको अपनी पुस्तकों से मिलवाऊंगी कि कौन कौन सी पुस्तकों को मैं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि एक पुस्तक में अगर मुझे कोई ये लगता है कि ये गलती है, तो मैं सभी में से फटाफट देख लेती हूँ। खास करके व्याकरण की जैसे मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ, तो बहुत सारी कर रखी हैं और भी आगे करते रहेंगे, लेकिन एक ही शब्द को कई बार कोई डाउट होता है तो काफ़ी सारी बुक्स में उसको कन्फर्म कर लेती हूँ, ठीक है। तो आगे है जी, जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? ये अलग अलग याद रखना है, 952 को शामिल किया है। आगे है जी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। अनुवाद करने वाले कौन हैं? डॉक्टर किशोरी लाल हैं। ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। डॉक्टर किशोरी लाल ने अनुवाद किया है। किसका किया है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से, ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट में, एक लाइन में कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। तो ग्रियर्सन ने कवियों का काल क्रमानुसार जो वर्गीकरण किया और उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। उसके बाद है विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में व्यक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी विस्तृत उर्दू को उससे पृथक कर दिया है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किन किन नामों से किया? चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है, ठीक है।
16वीं और 17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल का जो समय था वो कौन सा था? 16वीं और 17वीं शताब्दी को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सभी को पता है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो आगे है बच्चों, अपनी फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि हिंदी साहित्य से इस प्रकार से पढ़ने की हमारी ये फर्स्ट कोशिश है। अपना फीडबैक दोगे तो मैं रेगुलर क्लास लेके आपके लिए आती रहूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वर्ण युग के बारे में जो पॉइंट था। उसके बाद मिश्र बंधुओं से संबंधित है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, सभी को पता है और ध्यान में भी रखना है। ये नाम भी थोड़ा बहुत हेर फेर करके आपके सामने पेश कर सकते हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी मिश्र थे। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गणेश बिहारी आ गए, श्याम बिहारी आ गए, शुकदेव बिहारी आ गए। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हुआ 1913 में और चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1934 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है जी, मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। तो ये कितने कवि शामिल हैं? 4591। ठीक है, आगे है, इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका भी सहारा ले लेंगे, मैंने काफ़ी पढ़ रखी है वो। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो स्थान है सर्वोच्च है। उसके बाद है, आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर नाम से प्रकाशित की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो आज की क्लास में हमारा यहीं तक रहेगा। हमने इतना पढ़ लिया है और ये 2 ही पेज पढ़े हैं अभी तक तो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी फीडबैक पे कि आपको इसका कोई लाभ होगा या नहीं। तो ऐसे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपनी फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।